तुर्किश डोनर कबाब। जी हाँ, आजकल यही वायरल रेसिपी चल रही है जो कि तुर्किश की फेमस रेसिपी है और वायरल होते होते इंडिया तक पहुंची है। तो क्यों ना इस कबाब को हम घर पर बनाएं और रेस्टोरेंट भूल जाएं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आज जायका डिलाइट में पेश है तुर्की की फेमस कबाब की रेसिपी, तुर्किश डोनर कबाब। तो इस कबाब को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 केजी मटन लिया है। मटन को मैंने मिन्स कर लिया है। आप इसे मटन, चिकन किसी भी तरह के कोई भी गोश्त ले सकते हैं। इसे ग्राइंडर में बारीक चॉप कर लेना है और कुछ मसाला ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून नमक ऐड किया है। हंग कर्ड इस्तेमाल किया है, ये हाफ कप है। इसके पानी को निकाल लें। 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे अच्छे कलर लाने के लिए। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे गोल मिर्च पाउडर ऐड किया है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी घटा बढ़ा सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर तंदूरी मसाला ऐड किया है, सिर्फ फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। इसे आप स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पर लहसुन के कलियों को बारीक चॉप करके डाला है। यहाँ पे मैंने 7 से 8 कलियां लहसुन की ली थी। 1 टीस्पून भर के गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा जीरा ऐड करेंगे। 1 से 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। एक बड़े साइज के प्याज को या फिर 2 छोटे साइज के प्याज को बारीक चॉप करके डालेंगे। इसका पानी निकालना ज़रूरी नहीं है। मैंने जैसे इसे चॉप किया है वैसे ही इस गोश्त में ऐड कर दिया है। 1 से 1.5 टीस्पून हम यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर ऐड करने से गोश्त में चिकनाई आती है, प्लेन होता है और कबाब स्मूथ बनकर तैयार होता है। गोश्त में चिकनाई के लिए मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून जैतून तेल डाला है। आप यहाँ पर घी या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने रेड चिली सॉस डाला है। आप कोई भी सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट अपने हाथों में है, इसे किसी भी तरह से टेस्टी बनाना है। इसके बाद मैंने एक इलेक्ट्रिक चॉपर लिया है और इन सारे मसालों के साथ इस गोश्त को चॉपर में डाल दिया है। हमें एक फ़ाइन पेस्ट चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा, तो इसके लिए मैंने चॉपर में डाल के एक साथ चला दिया है। चॉपर में डाल के चलाने से ये होता है कि एक तो मसाले गोश्त में बहुत अच्छी तरह से मिल जाते हैं और गोश्त और ज़्यादा बारीक हो जाता है, तो हमें कबाब बनाने में बहुत आसानी होती है। 30 सेकंड के लिए मैंने इसे चॉपर में पीस लिया है। अब इस गोश्त को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारे गोश्त को फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस गोश्त को मसाले के साथ सेट होने के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए हम फ्रिज पे रख देंगे। अगर वक्त ना हो तो तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि 1 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट दें। इस बीच हमने कुछ ऑयल पेपर ले लेना है और इस ऑयल पेपर में हमें ऑयलिंग करना है। ऑयल पेपर की लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से आप रख लें। इस पेपर में हमें चारों तरफ से ऑयल लगाना है। ठीक इसी तरह से दूसरे ऑयल पेपर पे भी हमें ऑयलिंग कर लेना है। इस तरह से हमारे पास अब 2 ऑयल पेपर हो गए जिस पे हमने ऑयल लगाया है। इस ऑयल पेपर को हमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अपने सहूलत के हिसाब से रख लेना है। उसके बाद हमें गोश्त के पेस्ट को ले लेना है जो हमने मसाला लगाकर तैयार किया था। सबसे पहले हम अपने दोनों हथेलियों पर तेल लगाएंगे जिससे कि मूवमेंट आसानी से हो। उसके बाद गोश्त को फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे, क्योंकि 1 घंटे के मैरिनेशन पे मैंने गोश्त को रखा था। गोश्त थोड़ा सा टाइट हो जाता है फ्रिज में रखने के बाद, इसीलिए इसे सॉफ्ट करने के लिए हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब हम थोड़ा सा गोश्त अपने हाथों पर लेंगे या क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ये तय कर सकते हैं। अपने हथेलियों में गोश्त को लेकर हम इसका एक गोला बना लेंगे। इस गोले को हम ऑयल पेपर पर रखेंगे जिस पेपर पर हमने ऑयलिंग किया है। बीच में हम इस गोश्त को रखेंगे और उसके बाद दोनों हथेलियों से हम गोश्त को फैला लेंगे। पेपर के साइज़ के मुताबिक बीचों बीच हम इस कीमे को या गोश्त को रख लेंगे और
बीचों बीच ही हम इसे फैलाएंगे। इसके बाद हम दूसरा ऑयल पेपर लेंगे जिसमें हमने पहले से ही ऑयलिंग कर रखा है। ऑयल लगे हुए के साइड से इसे पलटकर कीमे के ऊपर रखेंगे और इसे थपथपा लेंगे जिससे कि ये पेपर गोश्त के ऊपर चिपक जाए। अब एक बेलन लेंगे और हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेलेंगे। हमें बहुत ज़्यादा दबा कर बेलना नहीं है, हल्के हाथों से बेलना है और जहाँ तक ये फ्लैट हो सके इसे फ्लैट करना है। अगर बेलते वक्त गोश्त बाहर आ जाए तो उतने गोश्त को हम निकाल लेंगे, या फिर बेलते वक्त गोश्त कुछ कम पड़ जाए तो उतना गोश्त हम उसमें और ऐड कर लेंगे। इसे फ्लैट हमें बेलना है और इस बात का ध्यान देना है कि एक बराबर सा इवनली हमें बेलना है, या तो लंबा बेले या चौकोर, लेकिन इसे हल्के हाथों से ही बेलना है। ऑयल पेपर पर ऑयल लगे होने की वजह से गोश्त के ऊपर से ये पेपर सरकता नहीं है, इसीलिए बेलने में कोई परेशानी नहीं होती है। बहुत अच्छे से ये पेपर चिपक जाता है और हम आसानी से बेल लेते हैं। बेलते वक्त जो गोश्त ऊपर आ गया या फिर ओवर हो गया तो मैंने उस गोश्त को हाथों से साइड कर लिया है। जब हमें लगे कि कीमे का एक पतला सा लेयर बनकर तैयार हो गया है तो ऊपर वाले ऑयल पेपर को हम हटा देंगे और बहुत आसानी से ये ऑयल पेपर हट जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने स्मूथली इस पेपर को हटा दिया है। एक स्मूथ सा और एक पतला सा लेयर हमें मिल गया है। मुझे लग रहा था कि कुछ कीमा कम पड़ गया है तो मैंने दोबारा से ऐड किया है कीमा और इसे दोबारा से बेल लिया है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इसे करना बहुत आसान है और इसे करने में बहुत मज़ा भी आता है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई करिए। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके पॉजिटिव कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसमें मैंने दूसरी बार कीमा ऐड किया है और दूसरी बार में भी मैंने इसमें से एक्स्ट्रा कीमा को निकाल लिया है और इसे फ्लैट बेल लिया है। अब इसके ऊपर वाले ऑयल पेपर को हम स्मूथली हटा देंगे। बहुत आसानी से ये पेपर हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए कितना स्मूथ सा कीमे का एक फ्लैट लेयर हमारे पास तैयार है। अब इसे एक एंड से मोड़ना शुरू करेंगे। एक प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से हम इसे दूसरे एंड तक मोड़ते रहेंगे, साथ ही साथ कीमा भी मुड़ता चला जाएगा। बीच बीच में इसके लेयर के ऊपर ऑयलिंग करना ना भूलें, जिससे कि ये लेयर खोलते वक्त हमें कोई परेशानी ना हो और कीमा इस पेपर पे चिपके नहीं। तो इसी तरह से दूसरी एंड तक हम एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर डालकर फोल्ड बनाते जाएंगे। लास्ट में जो एक्स्ट्रा पेपर होगा उसे कैंची की मदद से काट देंगे या फिर इसे चिपका देंगे। एक परफेक्ट सा कीमे का फोल्ड हमारे पास तैयार है। एक्स्ट्रा पेपर को आप काट कर हटा दें। ठीक इसी प्रोसेस से हम दूसरा फोल्ड भी तैयार करेंगे। इसके ऊपर भी ऑयलिंग करेंगे और गोश्त के पेस्ट को हम इसके ऊपर डालेंगे। ऊपर से फिर पहले वाले फॉइल पेपर को हम चिपकाएंगे। उसे मैंने सेफली रख दिया था ताकि दूसरा फोल्ड उसी की मदद से तैयार किया जा सके। तो मैंने तेल लगा लिया है, इसके ऊपर फिर से गोश्त को डालकर और उसी तरह से एक लेयर और हम तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने कम से कम 7 से 8 लेयर तैयार कर लिया था। कीमे का ये लेयर तैयार करते वक्त एक बात हमारे दिमाग में ये रहे कि इसके लेयर में कोई भी कर्व्स ना आए, बिल्कुल स्मूथली ये लेयर तैयार हों। तो पहले बार में हो सकता है कि कोई परेशानी हो, वरना दूसरा तीसरा और बाकी का जो भी लेयर आप तैयार करेंगे कीमे का, वो बहुत परफेक्ट और स्मूथ बनेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप पहले बार में ही परफेक्ट लेयर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को मैंने पहली बार ही आजमाया है और आप यकीन मानिए कि पहली बार में ही ये परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो जब मैं बना सकती हूँ तो फिर आप क्यों नहीं, इसे आप ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। जब मैंने इसे बनाया तो मेरे घर में लोगों ने भी इसे काफ़ी पसंद किया। इस डिश को हम या तो
पैन में बना सकते हैं या फिर अवन में, लेकिन मैंने यहाँ पर पैन में बनाया है। एक प्रॉब्लम ये होती है पैन में बनाने में कि उसके लेंथ के हिसाब से हमें इसके शीट्स को तैयार करना होता है। तो पहले तो मैंने इसे लंबाई में बनाया, लेकिन पैन में बनाने की वजह से इसे बीच से कट कर दिया। तो पैन की लंबाई के हिसाब से आप अपने शीट्स को बना सकते हैं या फिर बनाने के बाद इस शीट्स को बीच से ही कट कर सकते हैं। मैंने इस कबाब को दो तरह से बनाया है। एक तो लंबाई में जितना कि मैंने शीट्स में इसे तैयार किया है, दूसरा बीच से कट करके भी इसे बनाया है ताकि इसका लेंथ हमारे पैन के हिसाब से ही हो। टोटल मैंने यहाँ पर 8 से 10 कबाब के शीट्स तैयार किए थे, जो कि एक बराबर लंबे साइज़ के थे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसे हमें फ्राई करना है, तो मैंने एक तवे पर तेल गरम किया है। कम ही तेल में ये कबाब बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत कम लगभग 2 टीस्पून के बराबर तेल लिया है और इसे तवे पर फैला लिया है। जब कीमे के शीट्स को हम तवे पर डालेंगे तो वो अपना पानी छोड़ेगा और उस पानी में ही ये कीमा पककर तैयार होगा, इसलिए अलग से ना हमें ऑयल ऐड करना है और ना ही हमें पानी ऐड करना है। धीमी आंच पर इस तेल को गर्म करना है और तवे पर फैला लेना है। उसके बाद हम अपने बनाए हुए शीट्स को इस पर डालेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अपने पैन या तवे के हिसाब से हम शीट्स को बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लंबे शीट्स को बनाया और आप देख सकते हैं कि ये तवे से थोड़ा सा बाहर है। तो जब हम इसे कवर करेंगे तो थोड़ा सा इसका कोई पार्ट बाहर रहेगा और कुक होने में दिक्कत आएगी। तो इससे बेहतर यही रहेगा कि बीच से कट करके हम अपने पैन के हिसाब से बना लें। अब मैंने इसे तवे पर रख दिया था तो सोचा कि इसे कुक करके ही हटाएं। 10 मिनट के लिए ढककर इसे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है। बाकी के शीट्स यहाँ पर थे तो मुझे अंदाज़ लग चुका था कि तवे पर किस साइज़ के शीट्स आएंगे, तो बाकी के शीट्स को मैंने बीच से कट कर दिया। एक बराबर सा मैंने इसे बीच से कट कर लिया है, जिससे कि आगे के प्रोसेस में मुझे कोई दिक्कत ना आए और ये तवे पर बहुत आसानी से बन जाएगा। अवन में इसकी लंबाई को छोटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये लंबाई में ही अच्छे से कुक हो जाता है। अब 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर इसके ढक्कन को हटाया है, तो एक साइड से ये कुक हो चुका था और आप देख सकते हैं कि इसमें पानी भी बहुत छूटा है। इसी पानी में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। तो अब 10 मिनट के बाद इसके साइड्स को हम चेंज कर देंगे, जिससे कि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से कुक हो जाए। दूसरी साइड चेंज करने के बाद हम इसे फिर से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। हम इसे ढककर ही पकाएंगे, जिससे कि अंदर तक ये अच्छे से गल जाए। 10 मिनट के बाद ये बिल्कुल पक चुका है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है कि हम इसे सर्व करें। तो इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और दूसरे ट्रिप में मैंने तवे पर फिर से तेल गर्म किया और बीच से कटे हुए कबाब के शीट्स को डाल दिया है। कबाब को हम तवे पर बना रहे हैं, इसलिए तवे पर इस कबाब को तैयार होने में अच्छा खासा वक्त लगता है। तो कम से कम 10 से 12 मिनट एक साइड पकने में लगता है और दूसरे साइड को पलटकर पकाने में कम से कम 10-12 मिनट लगता है। तो कुछ पेशेंस के साथ हमें इसे बनाना है। और इसी तरह से मैंने दूसरे ट्रिप में भी कबाब को डाल दिया था, जो कि फोल्ड्स मैंने तैयार किए थे। इस फोल्ड्स को भी इसी तरह से मैंने 10 से 12 मिनट तक एक साइड में रखा है और दूसरे साइड में पलट के 10 से 12 मिनट तक के लिए कुक किया है। साइज़ छोटा होने की वजह से ये पैन में बहुत अच्छी तरह से कुक हो पाया है और एक बार में हमने 4 कबाब के फोल्ड्स को तैयार किया है। इसी तरह से हमने सारे फोल्ड्स को धीमी धीमी आंच पर पका लिया है और जब तक ये कुक हो रहे थे, इस बीच मैंने इसके एक सॉस को तैयार कर लिया है। एक बार जब ये कबाब तवे पर सिक जाता है तो आप इसे चाहें तो ऐसे ही नॉर्मल फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और लंबे टाइम के लिए आप इसे डीप फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं।
तो आइए देखते हैं इसके लिए मैंने जो सॉस तैयार किया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ कप दही लिया है। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर मायोनीज़ लिया है। इसमें टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने शेजवान सॉस डाला है। आप चाहें तो कोई और सॉस या केचप भी डाल सकते हैं। खटास पैदा करने के लिए मैंने इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ दिया है। अब इसमें कुछ और मिलाने की ज़रूरत नहीं है। एक चटपटा सा सॉस आपके पास तैयार हो गया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस सॉस की ज़रूरत हमें आगे पड़ने वाली है। इसे मैं बताऊंगी कि इसे कब इस्तेमाल करना है। जब तक हम सॉस तैयार कर रहे थे, कबाब भी यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। सारे कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बारी है इसे ऑयल पेपर से बाहर निकालने की। तो जब ये गर्म होता है तभी हम इसे ऑयल पेपर से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि गर्म होने की वजह से ऑयल पेपर आसानी से कबाब को छोड़ देता है। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से ऑयल पेपर कबाब से बाहर आ जा रहा है। इसी तरह से मैंने सारे के सारे कबाब को ऑयल पेपर से बाहर कर लिए हैं। और यही स्टेज होता है जब आप चाहें तो लंबे टाइम के लिए इस कबाब को स्टोर कर सकते हैं। सारे के सारे लेयर्स एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब जब हमें इसे सर्व करना होगा तो हम एक पैन में या तवे पर तेल गर्म करेंगे। इस कबाब के लेयर्स को हम अच्छा से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे घी में या बटर में भी फ्राई कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कम से कम तेल में भी ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। इसके बड़े बड़े लेयर्स को हम टुकड़ों में बांट लेंगे और इसे गर्म तेल में फ्राई करेंगे। फ्राई करते वक्त हमें धीमी आंच रखना है और इसे अच्छे से फ्राई करना है। हाफ कुक तो ये पहले ही तवे में हो चुका है और बाकी रहा सा कसर हम इसे तेल में फ्राई करके निकाल लेंगे। मैंने इसे ब्राउन होने तक फ्राई किया है। आप इसे इवनिंग स्नैक्स की तरह चाय के साथ खा सकते हैं। मैंने इसे सलाद के पत्तों से सजाया है, जिसे लेट्यूस भी बोलते हैं, और इसे मिक्स सैलेड के साथ पेयर अप किया है। कुरकुरे डोनर कबाब और क्रंची सैलेड है ना, ये ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन, मज़ा ही आ जाने वाला है। तो इस रेसिपी को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनता है और जो वायरल रेसिपी है उसे ट्राई करना तो बनता ही है। बहुत से लोग इस डोनर कबाब को टॉर्टिया में रैप करके खाते हैं। तो सबसे सेफ़ तरीका है कि मैंने घर की बनी रोटी में इसका रोल तैयार किया। सबसे पहले मैंने जो सॉस तैयार किया था उसका एक लेयर रोटी पर लगाया। उसके बाद मैंने सैलेड्स को इसके ऊपर रखा है। आप अपने मर्ज़ी की सैलेड्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिक्स सैलेड तैयार किया था और इस सैलेड के ऊपर हम डोनर कबाब के लेयर को डालेंगे। इसके ऊपर आप चाहें तो और भी सॉसेस इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही काफ़ी है। एक परफेक्ट सा रोटी रोल बनकर तैयार है, जिसमें हमने कबाब, सैलेड और सॉस इस्तेमाल किया है। सर्व करने से पहले इसके अंदर और भी सॉसेस डालें और इसका मज़ा लें। रोटी का रोल खुल न जाए, आप चाहें तो इसके ऊपर टूथपिक लगाकर इसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये थी डोनर कबाब की वायरल रेसिपी जो आजकल काफ़ी चर्चे में है। एक कबाब को हम कई तरीक़ों से खा सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसे मैंने रोटी के साथ रोल में डालकर भी तैयार किया है, या फिर इसे एज ए स्नैक्स आप सैलेड के साथ या चाय के साथ भी खा सकते हैं। बच्चों को अगर टिफ़िन में देना है तो आप इस कबाब को बर्गर के अंदर डालकर बर्गर कबाब भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वायरल रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।